स्वागत है आपका विशाल शिवहरे जी नई परख के मंच पर। कल हम लोगों ने जहां पर अपनी बात छोड़ी थी, उसी धागे को हम लोग फिर से उठाते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। कल ही हमने नई परख के दर्शकों से ये कहा था कि आने वाले दिन यानी आज हम लोग अमेरिका और ईरान के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसमें अगले 60 दिन तक की जो वार्ता होने वाली बात कही गई है, बशर्ते अमेरिका इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बातों को लागू कर दे। यानी ईरान जो जो चाहता है वो काम अमेरिका कर दे, उसके बाद 60 दिन की बातचीत शुरू होगी। तो हम लोगों ने वायदा ये किया था अपने दर्शकों से कि उस 60 दिन में क्या होगा, हम लोग इसका एक विश्लेषण करेंगे, क्या क्या संभावनाएं हैं और कुल मिलाकर नतीजा क्या निकलेगा। तो विशाल जी, आपको क्या लगता है? आपने कल ये भी कहा था कि बहुत ज्यादा इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बहुत दिन तक चलने की संभावना नहीं है। जल्दी ही अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे ये अंडरस्टैंडिंग टूट जाएगी और फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। आप पहले भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि 5 अगस्त को युद्ध शुरू हो सकता है। मान लीजिए 5 अगस्त को नहीं होगा तो अगस्त में किसी वक्त हो सकता है या थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जैसा कि मुझे भी लगता है, कभी थोड़ी देर पहले मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, तो उसकी भी राय बन रही थी और मेरी भी ये राय बन रही थी कि जैसे ही 4 जुलाई के स्वतंत्रता संग्राम वाले अमेरिका अमेरिका की स्वतंत्रता वाले दिन के समारोह समाप्त हुए जो कि ट्रंप ने आयोजित किए हैं, उसके बाद हो सकता है कि ट्रंप इस डील से मुकरने के बारे में सोचने लगे या उस तरह की हरकत करने लगे। फिर उनके पास एक दूसरा बंदा है ही, नेतन्याहू, जो बैठा हुआ है वहां किनारे। उसने पहले ही कह दिया इस डील से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसमें पार्टी नहीं है, हम इसमें बिलीव विश्वास नहीं करते और हम अपने बमबारी करना जारी रखेंगे। और वो लेबनान पे हमले कर भी रहा है। तो ऐसी हालत में नेतन्याहू ही ऐसा कोई काम कर सकता है, इसका जवाब ईरान को देना पड़े और अमेरिका कहे कि भाई अब हम तो इसराइल के साथ, हम इसराइल के खिलाफ तो नहीं जा सकते। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका विश्लेषण करने की जरूरत है जो हमने बात। तो विशाल जी, क्या लगता है आपको, ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा? धन्यवाद अभय जी। अभय जी, ये अभी मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि ये इंटरवल है। हम्म। ये पिक्चर का एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। हम्म। अ, और मैंने ये भी कहा था कि 5 अगस्त के आसपास लड़ाई होगी, क्योंकि उस वक्त 5 जुलाई के टाइम, 5 जून का टाइम था हम्म। और ये समझौता 19 जून से हो रहा है। तो हम्म। 60 दिन जो उसके होते हैं वो करीब करीब 19 अगस्त के आसपास खत्म होते हैं। उस दौरान युद्ध की संभावना बिल्कुल पूरी तरह से है और भविष्यवाणी बिल्कुल परफेक्ट है। हम्म। और इस बार का जो युद्ध होगा वो बहुत ही भीषण होगा। हम्म। क्योंकि ये इंटरवल है, इसके अंदर दोनों ही देश और दोनों ही जो पार्टियां हैं इसके अंदर, हम्म। वो इंटरवल में लोग पिक्चरों में खाना खाने जाते हैं, बाहर का अपना आपको रिफिल कर लेते हैं। हम्म। तो ये टाइम जो है वो रिफिल करने का टाइम है, और जो दोनों देश एक्टिवली कर भी रहे हैं बिहाइंड हम्म। द कर्टेन्स। हम्म। और उसके बाद फिर पिक्चर चालू होगी। तो हम्म। ये तो ब्रीफली इसका है। अभय जी, चर्चा आरंभ करने से पहले और 60 दिन का कार्यक्रम समझने से पहले हम्म। मैं हिंदुस्तान पे आना चाहता हूँ। हम्म। अभय जी, ये जो युद्ध विराम की घोषणा मेमोरेंडम है और जो युद्ध विराम होगा, हम्म। इसका भारत के लोगों को और भारत को बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट है। हम्म। सबसे पहली बात तो इमीडिएटली अभय जी, फ्यूल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, हम्म। क्योंकि ऑलरेडी ऑयल $84 आ चुका है और वो घट के 70 के आसपास जाने की बात चल रही है। और हम्म। ईरान इस समझौते के तहत ये भी समझ में आ रहा है कि ईरान को भी अपना तेल बेचने की परमिशन देनी पड़ेगी, कंडीशन है उसमें। हम्म। और जब ईरान का तेल मार्केट में आएगा, जो कि ईरान इमीडिएटली बेचना चाहता है, कि ईरान के संग बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है। ईरान जितना तेल बनाता है उससे बहुत ही 1 और 2% ही कंज्यूम कर पाता है। बाकी तेल उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है या स्टोर करना पड़ता है। और खर्ग आइलैंड के स्ट्रेटेजिक वीकनेस की वजह से ईरान ये तेल इमीडिएटली मार्केट में बेचना चाहेगा। और डेफिनेटली वर्ल्ड मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल की एडिशनल सप्लाई है। तो मुझे लगता है भारत में 4-5 चीजें होंगी। हम्म। एक तो तेल, गैस और एटीएफ के फ्यूल प्राइसेस कम हो जाएंगे। हम्म। सरकार इमीडिएटली कम कर देगी। दूसरा, जो एयर फेयर बहुत बढ़ गया था वो भी बहुत इमीडिएटली जब कम हो जाएगा। और तीसरा, भारत को अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, जो हम्म। कुछ उन्होंने इस्तेमाल कर लिए थे कुछ सप्लाई के चलते, हम्म। उसको तुरंत ही और कम रेट की जो ऑयल सप्लाई है उससे भर लेना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं आगे क्या हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
और भारत को एक और मसले पे काम करना चाहिए, भारत सरकार को खासकर। वो मैं उस पे बाद में बात करूँगा। ईरान में अपना जो चाबार पोर्ट है, जो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था, तो ये टाइम है सही, अमेरिका इंडिया को चाबार पोर्ट पे बात करके उसको वापस ले लेना चाहिए, जो कि इंडिया का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा। हुँ, जिस तरह से आज भारत अंडमान निकोबार को दूर की दृष्टि से देखना चाहता है कि वो सामरिक है, हुँ, उससे ज़्यादा नियत वो नज़दीक हमारा चाबार की पोर्ट की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है जी, और भारत ने उसमें काफ़ी इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो भारत को इमीडिएटली उस कन्वर्सेशन पर रिक्लेम करके जी, वापस चाबार पोर्ट ले लेना चाहिए। जी। ये तो है भारत की बात अभी जी। हुँ, अब हुँ, आते हैं 60 दिनों की कहानी पे। हुँ, हुँ, अबे जी 60 दिन जो हैं, हुँ, वो पहले तो इस बात पे लड़ाई होगी कि ये 19 तारीख से शुरू होंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बर्थडे से। हुँ, एक पक्ष बोलेगा कि ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बर्थडे से स्टार्ट होंगे और दूसरा पक्ष बोलेगा कि ये हुँ, 19 तारीख से शुरू होंगे हुँ, और यहीं से सारी विचारों की और आइडियोलॉजी की सबकी खाई शुरू होगी। हुँ, अबे जी पहले तो अपन ये डिस्कस करते हैं जो नेगोशिएटिंग रूम होगा वो कैसा दिखेगा। उससे आपको समझ में आएगी कि 60 दिन में क्या-क्या होने वाला है या आपके दर्शकों को समझ में आएगा कि 60 दिनों में क्या-क्या है। अबे जी जो नेगोशिएशन रूम होगा वो एक तरफ ईरान के नेगोशिएटर्स बैठे होंगे और दूसरी तरफ अमेरिका के नेगोशिएटर्स बैठे होंगे। अमेरिका के नेगोशिएटर्स जो होंगे वो कौन होंगे भाई? वो होंगे बिलियनियर्स, जिन्होंने कभी अपने जीवन में नेतागिरी नहीं करी, कभी भी उन्होंने राजनीतिक काम नहीं करा, कभी भी डिप्लोमैटिक चैनल्स से काम नहीं किया उन्होंने। उनको केवल एक ही चीज़ समझ में आती है बिलियन डॉलर्स एंड हुँ, हाउ टू अर्न एंड हाउ टू सेव। हुँ, अच्छा, उसमें भी एक और प्रॉब्लम आएगी। हुँ, उनके जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी, उनके नेगोशिएटिंग टीम में जो टीम नेगोशिएट नहीं कर पा रही थी। हुँ, ईरान के वेल स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएटिंग टीम है। हुँ, एक टीम है जो फ्रंट में नेगोशिएट करती है, बात करती है दूसरे पक्ष से। हुँ, वो बात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक लेके जाती है अपनी। हुँ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे लीडर्स हैं, वहाँ के राष्ट्रपति जी हैं, पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं, आईआरजीसी के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं काफ़ी सारे उसके अंदर। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही ब्रॉड कंसेंसस और डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हुँ, वो डिसीजन जो लेती है, वो डिसीजन लेके सुप्रीम लीडर के पास जाती है, हुँ, मुस्तफा खामेनी जी के पास और मोर और लेस मुस्तफा खामेनी जी सुप्रीम लीडर जो है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस को मान लेते हैं। हुँ, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ प्रॉब्लमैटिक बात नहीं हो। अब दूसरी तरफ अमेरिका का स्ट्रक्चर है। अमेरिका के स्ट्रक्चर में सब लोग नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं पहले तो। जो रहने वाले हैं वो भी नॉन एक्सपीरियंस्ड रहने वाले हैं। हुँ, अभी जो उनके नेशनल इंटेलिजेंस चीफ बने हैं, हुँ, वो पहले हाउसिंग कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई भी इंटेलिजेंस का काम नहीं किया है। हुँ, इस नेगोशिएटिंग टीम में भी वो लोग आने वाले हैं जिनको ट्रम्प साहब से नज़दीकी है और ट्रम्प साहब जिनको अपॉइंट करने वाले हैं। अब ऐसी परिस्थिति में और सब कुछ ट्रम्प साहब ट्वीट के ज़रिए चलाने वाले हैं। हुँ, उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई ये ट्वीट के ज़रिए चलने वाला है और नॉन एक्सपीरियंस्ड लोगों द्वारा नेविगेट करा जाएगा। हुँ, हुँ, अच्छा, अब इसके अंदर जो अमेरिका के बिहाइंड द सीन लोग बैठे हुए हैं, हुँ, जो अमेरिका का भी कन्वर्सेशन और नेगोशिएशन कंट्रोल करते हैं, हुँ, वो 3 लोग हैं भाई। एक तो है ट्रम्प साहब की व्यक्तिगत फैमिली, जिनके मिडल ईस्ट में बहुत सारे बिज़नेस इंटरेस्ट हैं। उनकी डॉटर के, उनके सन इन लॉ के, उनके बेटों के यूएई में बहुत बड़े-बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। क्रिप्टो करेंसी के बहुत बड़े वो डीलर हैं वर्ल्ड में। उनकी बेटी का अभी एक रिज़ॉर्ट बन रहा है अल्बानिया में, उसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो इस एक तो वो फैक्टर है ट्रम्प साहब की व्यक्तिगत फैमिली। दूसरे जो नेगोशिएटिंग अफेक्ट कर सकते हैं, ये अमेरिका की करते हैं, वो है नेतन्याहू साहब। उनका पूरा राजनीतिक जीवन दांव पे लगा हुआ है। वो खुद भी उनका खुद का नॉट ओनली राजनीतिक जीवन, उनका खुद का व्यक्तिगत जीवन दांव पे लगा हुआ है क्योंकि उनको एक कोर्ट ने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरा, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति जो है इस नेगोशिएशन को इन्फ्लुएंस करती है, वो है सऊदी अरब और यूएई के शेख, जिनकी ट्रम्प की फैमिली से और ट्रम्प साहब तक डायरेक्ट एक्सेस है। कतर से ट्रम्प साहब ने खुद ने हवाई जहाज लिया हुआ है $400 मिलियन का।
कतर का बहुत बड़ा एक्सपोज़र है इस लड़ाई में। तो ये जो लोग हैं, जो अमेरिका के नेगोशिएटिंग टीम या डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं पीछे से, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को और उनकी अपन स्थिति समझते हैं अभी। सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी जो है, जो सबसे जल्दी इसको बना सकता है या मिटा सकता है, वो है नेतन्याहू साहब। नेतन्याहू साहब की 3 कंपल्शन है अभय जी, जो इस डिसीजन को फोर्स करेंगे। सबसे पहला, उनका इज़राइल में बहुत ज़्यादा विरोध है। हम्म, आम जनता में, वहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ में, उनके खुद के गवर्नमेंट में, उनके खुद की कैबिनेट में। हम्म, काफ़ी सारे इज़राइल के नेता हैं जिन्होंने इस डील को रिजेक्ट किया है और इस पे अपनी असहमति जताई है। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें नेतन्याहू की ज़रूरत नहीं है, हम इस डील को अब खुद डायरेक्टली नेगोशिएट करेंगे। ये सेंटेंस जो है, वो अक्टूबर में आने वाले चुनाव की तरफ इंगित करता है। हम्म, 27 अक्टूबर को इज़राइल में चुनाव है हम्म, और नेतन्याहू साहब उसके अंदर अगर हारते हैं, हम्म, तो नेतन्याहू साहब का राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत करियर दोनों दांव पे लगे हुए हैं, उसके बाद उनको सजा होगी हम्म, वॉर क्राइम। हम्म, अभी जी, नवंबर में मिड टर्म है अमेरिका में, हम्म, और नेतन्याहू साहब और इज़राइल की जो लॉबी है, वो अमेरिका के चुनाव को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। हम्म, तो एक तो वो एंगल है। अब अभय जी, जब अपन 60 डेज में ये दोनों टीमें नेगोशिएट करेंगी और ईरान अपनी बातें मान किसी भी ईरान ने अपनी सारी बातें पहले ही क्लियर कर दी और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से नेगोशिएशन को हैंडल करने वाले हैं। अब है क्या अभय जी, इसके 3 सिनेरियो बनते हैं। हम्म, पहला सिनेरियो ये बनता है कि ये नेगोशिएशन फेल हो जाए, हम्म, जिसकी संभावना 40% है। फेल क्यों हो? फेल इसलिए हो कि बात नहीं मानी वगैरह, वगैरह, वगैरह। ईरान ने अपनी बातें सब एकदम क्लियर कर दी हैं और एमओयू साइन करने से पहले, हम्म, और वो सारी की सारी बातें उन्होंने, जो इंटरमीडिएटरी हैं इस डील के, हम्म, पाकिस्तान और कतर, हम्म, उन दोनों को बता दी है। और कतर की रॉयल फैमिली ने ईरान को ये प्रॉमिस करा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान की सारी बातें मान चुके, हम्म, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट की बात, एनपीटी की बात, $300 बिलियन की बात, फंड रिलीज करने की बात, दोबारा अमेरिका पर अटैक नहीं करने की बात, अमेरिका के सैंक्शन रिमूव करने की बात, सब बातें वो मान चुके। और ये जिम्मेदारी अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की है, कतर की है और पाकिस्तान की है कि जो बातें मान चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना। हम्म, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभय जी, अगले 60 दिनों तक, कि इजराइल अटैक नहीं करे, हम्म, जिसकी संभावना मुझे लगती है कि इजराइल अब अटैक नहीं कर पाएगा। अगर इजराइल यहां से अटैक करता है तो अमेरिका इजराइल के रिलेशन खत्म हो जाएगी। अमेरिका आज की डेट में इजराइल को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार है। नहीं तो इजराइल पे अटैक, माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूं, इजराइल तो दो, उसके निशाने दो हैं, एक तो ईरान और दूसरा लेबनान यानी हिजबुल्लाह। तो वो एक तो ये है कि ईरान पे अटैक नहीं करेगा, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन वो लेबनान पे अटैक करना जारी रखेगा। अभय जी, पीस प्रोसेस का पहला आर्टिकल है, सारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ लेबनान हैज टू बी रिस्पेक्टेड। बात आपकी सही है, बात आपकी सही है, लेकिन ये दो बातों, ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो अमेरिका का रिएक्शन भिन्न होगा, और लेबनान पर अटैक करेगा तो उसका रिएक्शन भिन्न होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभय जी, अमेरिका का रिएक्शन भिन्न होगा, हो सकता है, ईरान का रिएक्शन सेम होगा। ठीक है, आप आगे बोलिए। आप अकेले अमेरिका के रिएक्शन पे नहीं, ईरान के रिएक्शन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ईरान किसी भी नॉन टॉलरेंस को या इस युद्ध विराम को तोड़ने की घटना को का जवाब वो जिस तरह से देगा, अमेरिका उसको सहन नहीं कर पाएगा। अमेरिका आज की डेट में खाड़ी में बहुत बुरी स्थिति में है। हाँ, इसके बाद अमेरिका का, अभी तक तो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है और सैनिकों की ज्यादा क्षति नहीं हुई है। इसके बाद जो युद्ध का फेज होगा, उसमें अमेरिका के, अबे जी आप एक बात समझिए, मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आखिर अमेरिका के पास कंपल्शन क्या था। अमेरिका के पास कंपल्शन ये था अबे जी कि अमेरिका की सैनिक क्षमता बहुत बुरी तरह से वीक हो गई और जितने भी ये फॉरवर्ड उनके बेसिस थे जिनको लेके वो लड़ाई करते थे वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब ध्वस्त हो चुके हैं और वो
लड़ाई के लिए पर्पस से नहीं बने हुए थे अभय जी, वो डिफेंड करने के पर्पस से बने हुए थे। दे वर कंस्ट्रक्टेड टू डिफेंड गल्फ नेशंस, दे वर नॉट बिल्ट टू मेक एन ऑफेंसिव वॉर ऑन एनी कंट्री। अभय जी, यहाँ पे इस लड़ाई के या इस युद्ध विराम में 3-4 चीजें क्लियर हुई। अमेरिका की युद्ध नीति पूरी तरह से फेल हुई। अमेरिका के सैन्यों की रणनीति पूरी तरह फेल हुई। और जो ये एआई को लेके युद्ध की रणनीति बना रहे थे और उनसे टारगेट इस्तेमाल कर रहे थे, एंथ्रोपिक से, चैट जीपीटी से, ओपन एआई से, वो पूरा का पूरा एआई बेस्ड सिस्टम और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम के आगे फेल हुआ है। सही बात एक समझिए अभय जी, ईरान के पास कोई एआई टेक्नोलॉजी नहीं है, ईरान के पास कोई हाई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान के पास जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बेसिक, उनके सारे एयरक्राफ्ट 1960s के हैं। एयरफोर्स तकरीबन है ही नहीं उनके पास। उनके पास एयरफोर्स 1960s की है। सो उन्होंने ये युद्ध अभय जी ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन उससे जीता है, कैपेबिलिटी से। सो अमेरिका के सारे जो बड़े बड़े क्लेम थे वो फेल हो चुके हैं इसमें। तो अमेरिका अब ईरान पे और लेबनान पे अटैक करने की स्थिति में नहीं है और वो होने भी नहीं देगा, पहला। अब मैं इसके दूसरे पहलू पे आता हूँ भाई जी। दूसरा पहलू ये है कि ये समझौता सक्सेस हो जाता है 60 दिन बाद, जिसकी संभावना 40% है। अभय जी, ये समझौता एक्चुअल में सक्सेस हो सकता है और हम खाड़ी में और दुनिया में एक लॉन्ग टर्म पीस डोनाल्ड ट्रंप साहब के अंडर में देख सकते हैं। इसके बिकॉज जो 60 दिन का टाइम जो है ना अभय जी, ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है। ये दुनिया के लिए क्रूशियल है, भारत के लिए क्रूशियल है, अमेरिका के लिए क्रूशियल है। और मैं बताता हूं ये क्यों होगा अभय जी। अभय जी, है क्या, पूरा वर्ल्ड इन 60 दिनों में अपनी अपनी पोजीशन रीअलाइन करेगा। ये खाड़ी युद्ध में एक विराम इसलिए भी आया है कि चाइना और रशिया ने अपनी पोजीशन रीअलाइन और रीअसेस कर ली है और उन्होंने रीअसेसमेंट के बाद ये निकाला है कि ईरान बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है। ईरान को अब कोई नहीं हरा सकता। जब अमेरिका नहीं हरा पाया, इजराइल नहीं हरा पाया, दोनों मिलकर नहीं हरा पाए, अब ईरान को कौन हराएगा? तो अभय जी, पूरे विश्व के देश, दुनिया अपनी अपनी पोजीशन को रीअलाइन करेगी। यूरोप ऑलरेडी रीअलाइन कर चुका है। यूरोप जिस तरह से इंडिकेशन दिए हैं, वो ईरान को देख रहा है अपने यूरोप में स्ट्रेंथ के लिए। पाकिस्तान, पूरा जीसीसी, पूरा मिडिल ईस्ट ईरान की तरफ देख रहा है। सऊदी अरेबिया ईरान की तरफ देख रहा है। यूएई ऑलरेडी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभय जी, इस पूरी परिस्थिति को अमेरिका भी भांपेगा और मेरे को ऐसा अनुमान है अमेरिका भी ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और वो इजराइल का हाथ छोड़ के ईरान का हाथ पकड़ेगा मिडिल ईस्ट के लिए। मुझे पूरा विश्वास है इस 60 दिनों के बाद ये युद्ध विराम तो बढ़ेगा। पहले तो या तो 60 दिन होगा या 90 दिन होगा। 90 दिन के बाद एक परिस्थिति अगर ये बनती है, जो उसकी संभावना बहुत प्रबल है, अमेरिका इजराइल को पूरी तरह छोड़ दे और जो काम या ईरान का हाथ थाम ले अगले 50 सालों के लिए। और ये बुद्धिमत्ता भी है। अगर अमेरिका को अपना भविष्य 50-100 साल तक सुदृढ़ करना है विश्व में, अब वो काम उसके लिए इजराइल नहीं कर सकता, वो काम उसके लिए ईरान कर सकता है। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब इस रास्ते की तरफ चल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब चल चुके हैं या चल जाएंगे या वहां पहुंच जाएंगे। ईरान अमेरिका का एलाई होगा। इस दूसरा पर्सपेक्टिव है, ये दूसरा सिनेरियो है। इस डील के अंतर में 90 दिन के बाद खमैनी साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रॉपर पीस डील यूएन द्वारा अप्रूव्ड साइन करते हुए दिखेंगे। ईरान अमेरिका को 150 हवाई जहाज का ऑर्डर देगा जो अमेरिका बनाता है। एयरफोर्स बनाएगा अपनी, नहीं हवाई जहाज देगा उनको, सिविल एविएशन नहीं है उनके पास। वो एयरक्राफ्ट खरीदेगा F-15, वो काफी और चीजें खरीदेगा अमेरिका से।
ईरान अमेरिका का मिडिल ईस्ट में अगला सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल एलाइज होगा। उस सूरत में जब वो 40% खतरा जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, वो 40% खतरा टल जाए। हाँ, अबे जी अपन सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से कौन सा सक्सेस होगा वो तो 2 चीजों पर डिपेंड करेगा अबे जी। एक तो भगवान की कृपा पे और दूसरा लोगों की प्रार्थना पे। बिकॉज ये जो भी कुछ होता है अबे जी ईश्वर की कृपा से ही होता है। सो ये दूसरा सिनेरियो है अबे जी। और तीसरा सिनेरियो जो है जिसके 20% चांस है कि ये ऐसे ही युद्ध विराम चलता रहे और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इलेक्शन कर लें और अमेरिका इस जख्म को अपने मुंह पे लगा हुआ तमाचा या बंद कमरे में तमाचा समझ के भूल जाए और हम अपने घर और आप अपने घर और अपने अपने रास्ते। कभी कभी लड़ाई हो जाती है किसी दूसरे प्रदेश में तो फिर घर आ गया आप सोचते हैं क्या बताना किसी को और 2 थप्पड़ आप पड़ गए, 2 थप्पड़ उसने मार दिए तो खत्म हो गया। 20% सिनेरियो इसका है। ये 3 सिनेरियो हैं अभय जी। मेरा ऐसा अनुमान है इसके अंदर दूसरा सिनेरियो सबसे ज्यादा पॉसिबल है जिसमें ईरान नया दोस्त अमेरिका का बनेगा और इजराइल को अमेरिका त्याग देगा परमानेंटली। नहीं, ये तो तभी हो पाएगा ना जबकि अगस्त में एक भीषण युद्ध शुरू ना हो। बिल्कुल, उसकी संभावना भी बराबर है। उसकी संभावना भी बराबर है। और इस समय का इस्तेमाल पूरी दुनिया अपने आप को रीअसेस करने के लिए लगाएगी। भारत को भी अपनी परिस्थिति को रीअसेस करना चाहिए। भारत के असेसमेंट भी काफी और लेसन अपनी राजनीतिक या अपनी फॉरेन पॉलिसी से सीख करके ट्वीट करके उससे गलतियां समझ के अपना रीअलाइनमेंट करना चाहिए। अपने तेल भंडार भरने चाहिए। अपना चाबहार का पोर्ट वापस ले लेना चाहिए। वो बहुत ही सामरिक दृष्टि है। अमेरिका आज नीचे दबा हुआ है और अगर अभय जी चाबहार का पोर्ट होता तो ये सैनिक मर नहीं पाते अपने, जो ये सॉरी नाविक। अगर भारत का अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर में हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में हैं। पूछना ही चाहता हूं कि जो तेल की कीमत गिरेगी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण, गिरनी शुरू हो गई है पहले से ही आपने बताया जी भाई। उसमें भारत को सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन भारत सरकार का रिकॉर्ड ये है कि उसने पहले भी बहुत एक जमा मोदी जी ने तो लगातार ही सस्ता तेल खरीदा है खुशकिस्मती से अपनी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके फायदे जनता तक नहीं पहुंचाए हैं। वो फायदे सरकार रेवेन्यू जमा करने में और तेल कंपनियों को मुनाफा करने में ही फायदे इस्तेमाल करती रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अभी जो तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, 1 महीने के अंदर अंदर जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इन तेल की कीमतों को सरकार वापस लेगी? अबे जी पैसा सरकार किसको देती है इंटरनली वो भारत सरकार का खुद का और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का विषय है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है भारत को एडिशनली खरबों अरबों रुपए का फायदा होगा इस मध्य हुए तेल की या कम प्राइस के तेल को खरीदने से। भारत सरकार और लॉजिकली लगता भी है और जरूरत भी है, जिस तरह से प्राइस शार्पली इंक्रीज हुए हैं खाड़ी युद्ध की वजह से, अगर वो कारण नहीं रहा है तो भारत सरकार जो वो बेनिफिट है वो जनता को पास करेगी। गैस की प्राइजेस हैं, सिविल एविएशन की प्राइजेस हैं, फ्यूल के टिकट की प्राइजेस हैं, ये इमीडिएटली कम होने वाले हैं और होंगे। भारत सरकार इसको इग्नोर नहीं कर सकती इस फैक्ट को, और इसको कम करना पड़ेगा भारत सरकार को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि सीधे सीधे इस देश के आम लोग, मध्य वर्ग, उनकी सब अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। अगर तेल की कीमत नीचे जाती है तो फिर महंगाई जो अभी बहुत काफ़ी बुरी हालत में है, थोक मूल्य सूचकांक बहुत बढ़ा हुआ है, खुदरा मूल्य सूचकांक जो है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो भी बहुत बढ़ा हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ रही है और खुद सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है। पहले सरकार आंकड़ेबाजी करके इसको छिपाने की कोशिश करती थी, लेकिन ये सब अब बंद कर दिया है सरकार ने छिपाना, क्योंकि ऐसा करने से उसको कोई अब फायदा होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई सीधी बढ़ रही है और लोग उससे नाराज हो रहे हैं। तो हो सकता है आपकी बात ही सही निकले और सरकार थोड़ा सा घटे हुए तेल की कीमतों का लाभ जो है वो उपभोक्ताओं को भी दे, खासतौर से खाड़ी युद्ध की समस्या के कारण जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, उस बढ़ोतरी को वापस करे सरकार। अबे जी जो डॉलर जो 96-97 तक पहुंच गया है और तेल की कमी के कारण, खाड़ी युद्ध की कमी के कारण उसकी प्राइस भी सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और वो 90 रुपए तक भी आ सकता है, अगर सरकार थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली और इंटेलिजेंटली खेल करे उसमें और दिमाग लगाए तो ये 90 रुपए तक भी आ सकता है।
और 90 से भी नीचे जा सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लो होने वाला है ऑयल का और फॉरेन करेंसी का और विश्व पॉलिटिक्स का, क्योंकि डॉलर अब बहुत ही अबे जी, इसमें एक और मामला है। डॉलर के कमजोर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जिस तरह से डॉलर बढ़ रहा था, जिस तरह से एआई की वजह से इन्वेस्टमेंट अमेरिका जा रहा था, अब वो वहां पे विराम लगेगा। और इसके बीच में एक और इवेंट होगा अभय जी, 2 इवेंट होंगे जिसके कारण से मेरा ये अनुमान है कि ये पीस डील हो जाएगी। अभय जी, होगा क्या? जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे, सितंबर के महीने में या उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब को ये डर सताएगा, और वो रियल डर है कि यूएस की इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा रिसेशन की ओर जाने वाली है। और उस परिस्थिति में युद्ध एक अपने सर पे लेना, जिसकी ऑलरेडी कॉस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर आ चुकी है, 3 ट्रिलियन डॉलर उनका लॉस हो चुका है जो मिडिल ईस्ट से आने वाला था, तो अमेरिका अभी बहुत बड़े डेफिसिट पे बैठा हुआ है। और इस परिस्थिति में, मध्य की परिस्थिति में, उनको कौन कर्जा देगा? बिकॉज उनको तो पैसा खुद का तो उनके पास कुछ है ही नहीं है, उनको तो कर्जा ही लेना है दुनिया से, तो उनको कौन सा देश कर्जा देगा, उसकी बड़ी भारी प्रॉब्लम है। तो उनको कोई देश कर्जा नहीं देगा, उनको दिक्कतें आएंगी, तो डॉलर बहुत वीक होने की स्थिति में है। और भारत को अपनी बहुत सारे टूल्स होते हैं अभय जी, ये डिस्कस करना पब्लिक फोरम पे कोई पर्पस नहीं है। भारत स्ट्रेटेजिकली करके डॉलर के प्राइस, रुपए की प्राइस 90 या 85 रुपए तक ला सकता है। मतलब ये है कि अगर ये डील आगे बढ़ती है, इसको ये बीच में टूटती नहीं है, और इजराइल और ईरान और अमेरिका के संबंध थोड़े से बेहतर होते हैं, तो उसका कुल मिलाकर भारत सरकार को, भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारत के जो उपभोक्ता हैं, बाजार को इसका काफी लाभ हो सकता है। बिल्कुल, ये कुल मिलेगा, मिलाकर मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, ये बहुत ही हम लोगों ने उत्तम ज्ञानपूर्ण चर्चा की। 3 संभावनाएं हैं, उन तीनों संभावनाओं को आपने खोला, और उसमें दूसरी संभावना जिसमें डील ये कामयाब होगी, आगे युद्ध विराम जारी रहेगा, और उसके परिणाम स्वरूप शांति का एक लंबा दौर चल सकता है, और अमेरिका और ईरान नजदीक आ सकते हैं एक दूसरे के, मिडिल ईस्ट में और विश्व मंच पे पार्टनर भी बन सकते हैं, और इजराइल अकेला पड़ सकता है, उपेक्षित हो सकता है, उसे अमेरिका का सपोर्ट जिस तरह आजकल मिलता है उस तरह नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। इससे पूरे मध्य पूर्व की राजनीति की पूरी तरह शक्ल बदल सकती है। अभय बहुत जी, वर्ल्ड बहुत वॉर सेकंड के बाद ये वर्ल्ड का रीअलाइनमेंट है। रीअलाइनमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।